मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कलयुग भारत में ही क्यों है? ये कलयुग सिंगापुर और जापान में क्यों नहीं है? जैसे यहां कुछ भी गड़बड़ हुआ, हत्या हो गई, कलयुग आ गया, बलात्कार हो गया, कलयुग आ गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कलयुग आ गया, कुछ भी हुआ, कलयुग आ गया। बहुत अच्छा तरीका जस्टिफाई करने का, जी सब गड़बड़ हो गया, कलयुग आ गया। चोर लुटेरे उचक्के सांसद विधायक बन गए, बोले जी कलयुग आ गया। और गड़बड़ हो गया, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, बोले जी कलयुग आ गया। समझ में नहीं आ रहा सारा कलयुग भारत में क्यों है, सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? इसका गहराई से अगर आप अध्ययन करिए, केवल 2 कारण है। ना हमारे शिक्षा में संस्कार है और ना हमारे यहां कानून का खौफ है। 2 कारण है। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, सूदखोरी है, मुफ्तखोरी है, हरामखोरी है। मूल कारण न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है। इसमें से सिंगापुर जापान में कुछ भी नहीं है, तो भारत में है, क्योंकि भारत में न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में गौ तस्करी है, नशा तस्करी है, सोना तस्करी है, मानव तस्करी है, हथियार तस्करी है। सिंगापुर में इसमें कुछ भी नहीं है, जापान में इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों हम यहाँ आए हैं? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में गद्दारी है, मक्कारी है, कामचोरी है, सीनाजोरी है, झपटमारी है, क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, पंथवाद है। भारत में माओवाद है, नक्सलवाद है, अलगाववाद है, आतंकवाद है। जितना अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद भारत में है, वो सिंगापुर जापान में है क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में मजहबी उन्माद है, भारत में झूठ फरेब है, घटतौली है, नक्काली है, चोरी डकैती है, चीटिंग है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, हवालाबाजी है, कबूतरबाजी है, पत्थरबाजी है, तोलाबाजी है, क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। परिवार टूट रहे, ज्वाइंट परिवार का सिस्टम खत्म हो रहा है, पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पा रहे, देवरानी जेठानी एक साथ नहीं रह पा रही हैं, नंद भौजाई 2 दिन एक साथ नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा में संस्कार खत्म हो चुका है। छोटी छोटी बात पे भाई भाई की हत्या कर रहा है, छोटी छोटी बात पे पिता पुत्र अपने पिता का अपमान कर रहा है, क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है। भारत की समस्याओं, भारत की 90% समस्याओं का 2 ही रूट काज है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। अब सवाल यह है कि शिक्षा में संस्कार हमारे यहां तो बहुत था, अनगिनत उदाहरण। हमने तो एक श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा, कम से कम 500 श्रवण कुमार के उदाहरण है हमारे पास। हमने ईमानदारी में केवल एक राजा हरिश्चंद्र को पढ़ा, कम से कम 500 राजा हरिश्चंद्र। पिता की आज्ञा पालन के मामले में हमने केवल एक एग्जाम्पल पढ़ा, भगवान श्री राम का पढ़ा, 500 से ज्यादा है। धर्म की स्थापना के मामले में हमने केवल रानी अहिल्याबाई के नाम सुना। ऐसे 100 से ज्यादा हमारी महान विदुषी में गार्गी है, मैत्रेयी है, रानी चिन्नप्पा है, ना रानी दुर्गावती है, रानी अहिल्याबाई होलकर है, एक से बढ़कर एक। पढ़ाई नहीं किया। गुलामी की सोच आप देखिए, आज भी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रोम की और ग्रीक की न्याय की देवी हमारे यहां विराजमान है। वो जो आंख पे पट्टी वाली आप देखते हैं ना मूर्ति, वो भारत की न्याय की देवी नहीं है, वो रोम और ग्रीक की न्याय की देवी है। जस्टिसिया आप लोग गूगल कर लेना, द गॉडेज ऑफ जस्टिस बाद में कर लेना। हमारे पास रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी न्याय की देवी हैं, जिन्होंने जुडिशियल सिस्टम शुरू किया, जस्टिस विद इन आवर। आप उनके दरबार में आए हैं, घंटा बजा दिया, 1 घंटे के अंदर आपका न्याय हो जाएगा। केस आपका कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन डे, सुबह आए हैं शाम तक आपको न्याय मिल जाएगा। बहुत केस कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 दिन आना पड़ेगा, जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह में हो जाएगा। बहुत एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी 1 ही 2 केस मिलता है, तो जस्टिस विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर तो हो ही जाएगा। हमने अपने अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति नहीं लगाई, हमने रानी द गॉडेज ऑफ जस्टिस, जस्टिसिया और रोम की देवी की मूर्ति लगा के बैठे हुए। यह गुलामी की सोच है, और यह गुलामी की सोच नीचे से ऊपर तक है। मैं ये बात कई बार जो आपके सामने कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूं।
और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो केवल आप तक नहीं पहुंचता, ये बहुत लोगों तक पहुंचता है, कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट जज तक भी पहुंचता है, घूमते घूमते पहुंच जाता है। इसलिए रिपीट कर रहा हूं, क्या पता ये वाला वीडियो सुनने के बाद वो मूर्ति चेंज हो जाए। हमें अपनी गुलामी की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अरे मुगल आए, मुगलों ने अत्याचार किया, सब कुछ किया, हत्या किया, बलात्कार किया, जमीन कब्जा किया, सब कुछ किया, लेकिन अब तो नहीं है ना, या अभी है? अब तो नहीं है ना। अरे जब चले गए तो उनका एजुकेशन सिस्टम अब क्यों चलना चाहिए? अंग्रेज चले गए तो अब उनका एजुकेशन सिस्टम क्यों चलना चाहिए? क्यों मिशनरी एजुकेशन सिस्टम, क्यों मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, क्यों मैकाले एजुकेशन सिस्टम चलना चाहिए? हमारा एजुकेशन सिस्टम जो दुनिया में सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम है, जो समता, समानता, समरसता सिखाता है, एकता, अखंडता सिखाता है, संप्रभुता सिखाता है, हमें शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरीके से मजबूत करता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हम वो एजुकेशन सिस्टम लेने की बजाय मैकाले वाला पढ़ा रहे। ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? कैसे बंद होगा? जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखना शुरू करेंगे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, वो आपकी इच्छा है, लेकिन लिखना शुरू करिए। यंग जनरेशन, खासतौर पे यंग बच्चे जो हैं, इनको मैं सब बताना चाहता हूं, धर्म का उल्टा अधर्म होता है, ध्यान रखना। तीसरा कोई सेंटेंस ही नहीं है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। मेरी एक PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, अभी सरकार को नोटिस जारी हुई है, जिसमें मैंने बताया कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, धर्म और रिलीजन में 20 अंतर है। मोटा मोटा जो सबसे बेसिक अंतर यह है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। इसलिए कृपया धर्म को रिलीजन न समझा जाए। और भारत का संविधान का आर्टिकल 25 धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, लेकिन रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है और रिलीजन की, मजहब की आंशिक स्वतंत्रता देता है। एक बार लाके फैकल्टी से मैं आग्रह करूंगा, एक बार आर्टिकल 25 के एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, यानी रिलीजन को फॉलो करते समय आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे अपने रिलीजन को फॉलो में जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो वो धर्म, वो संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। अगर वो इमोरल है, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। अनइथिकल है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। कदाचार है, संविधान इजाजत नहीं देता। किसी की हेल्थ खराब हो रही है आपके रिलीजन के फॉलो करते समय, इंसान या जानवर की, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आपके रिलीजन को फॉलो करते समय एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो रहा है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन वो हमें अंग्रेज बता के गए थे धर्म का मतलब रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म, हम वही मान के आज तक बैठे हुए। हमने कभी सोचा नहीं धर्म तो अलग है, रिलीजन तो अलग है। दिक्कत क्यों लिए हुई? अंग्रेजी भाषा थोड़ी सी बहुत लिमिटेड भाषा है, शब्दों की बड़ी कमी है, कोई व्याकरण है नहीं अंग्रेजी में, रट्टा मार भाषा है वो। BUT का मतलब बट और PUT का मतलब पुट। एक बट हो गया, यू लगाते, दूसरा यू लगाते। CHE केमिस्ट्री और CHOPRA चोपड़ा। या तो वो कोपड़ा होना चाहिए और या तो ये केमिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इधर केमिस्ट्री का CH का मतलब CH और चोपड़ा के CH का मतलब क, ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन वो लिमिटेड भाषा है, शब्द नहीं उनके पास, हमारे पास सबके लिए शब्द है। अच्छा, ये मम्मी, माताजी की बहन है तो मौसी, पिताजी की बहन है तो बुआ, सबके लिए शब्द है ना हमारे पास। उधर बुआ भी आंटी, मौसी भी आंटी, चाची भी आंटी, चाची की बहन भी आंटी, मौसी की बहन भी आंटी, मौसी की देवरानी जेठानी भी आंटी। इधर हमारे पास पिताजी का भाई है तो चाचा, माताजी का भाई है तो मामा, सबके लिए अलग शब्द है ना। उधर सारे अंकल, मामा, ये वो, मामा का दोस्त, सब अंकल। भाषा में उनके यहाँ भाई 26 वर्ड है ना, 26 लेटर है A to Z, उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो कितने शब्द बनेंगे? हमारे पास अल्फाबेट A to Z, अ से लेके यरल अव तक टोटल 52 होते हैं, तो 26 का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करेंगे और 52 का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करेंगे तो हमारे पास 10 गुना ज़्यादा शब्द है। इसलिए हमारे पास हर चीज़ के लिए एक शब्द है। इसलिए जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग संस्कृत में की जा रही है,
जो C++ की पूरी लैंग्वेज संस्कृत है, अंग्रेजी में नहीं हो रही हो। अंग्रेजी में हो जाए वो कंप्यूटर फेल हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा अंकल का मतलब कि मामा है कि चाचा है कि फूफा है कि क्या है। लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम में धर्म को बता ही नहीं रहे। भारत में जो समस्या है उसकी शुरुआत ठीक करने से करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम से। सत्य धर्म है और असत्य अधर्म है, यानी सत्य के ऊपर एक हमारे एजुकेशन में एक चैप्टर होना चाहिए और असत्य के ऊपर एक धारा होनी चाहिए बीएनएस में। सभी बच्चे सत्य पढ़े और बीएनएस में एक धारा होनी चाहिए झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा मिलेगी। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है, और भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है। भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। झूठे वादे, झूठे इरादे, झूठे मैनिफेस्टो, ले फटाफट, ले सटासट, हर इलेक्शन के पहले 3000 दूंगा, मैं 5000 दूंगा, मैं 10,000 दूंगा, कोई भी वादा कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भारत की बर्बादी का कारण यही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी अहिल्याबाई होलकर के समय झूठ और भ्रष्टाचार सबसे गंभीर अपराध था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भ्रष्टाचार की एक ही सजा थी, प्रतापगढ़ किले से पीछे हाथ पैर बांध के 100 फीट नीचे कुएं में फेंक देना। रानी अहिल्याबाई होलकर के समय भ्रष्टाचार की एक ही सजा थी, हाथ पैर बांध के नर्मदा जी में जाओ, तुम नर्मदा मां को प्रणाम करो। यह हमारे देश में था। झूठ सबसे गंभीर अपराध था। ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल की सजा, अमेरिका में 10 से 20 साल की सजा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पत्नी अपने पति के लिए झूठी गवाही नहीं करती, पिता अपने बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं करता। और भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10-10 हजार रुपए में गवाह तैयार है। आपने कोई क्राइम किया है तो आपको गवाह ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं वकील साहब को बता दो, आपके क्राइम के आधार पे गवाह मिल जाएंगे। चोरी लूट झपट मारी है 10,000 रुपए में गवाह, हत्या बलात्कार किया है 50,000 रुपए में गवाह, और पूरी गवाही दे देंगे। ना उन्होंने आपने उनको देखा ना उन्होंने आपको देखा, पूरा एफिडेविट पे लिख के देंगे। इनको मैं जानता हूं, पिछले 20 साल से जानता हूं, इनके साथ बचपन में गुल्ली डंडा खेलता था, सारा काम मैंने इनके साथ किया, बहुत अच्छे आदमी है। और जब यह अपराध हुआ उस समय हमारे यहां बैठ के खिचड़ी खा रहे थे। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध नहीं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मानिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, अब 33 करोड़ हो गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, भारत में मुकदमों से कितने लोग टेंशन में? 30 करोड़। 15 ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग मुकदमों में टेंशन में। और मुकदमे, आधे मुकदमे क्या है? फर्जी एफआईआर, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट, सारा फर्जीवाड़ा। क्यों? क्योंकि फर्जी शिकायत करना अपराध नहीं, फर्जी जांच करना अपराध नहीं, फर्जी चार्जशीट फाइल करना अपराध नहीं, फर्जी गवाही देना अपराध नहीं, फर्जी वसीयत कराना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी विरासत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। कुछ भी फर्जीवाड़ा कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आपको मेरे हाथ में पेपर दिख रहा होगा, रायबरेली में पिछले 1 साल में 20,000 लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिया, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से एक जिला रायबरेली में एक जिले में, भारत के 800 जिलों में से एक जिले में 1 साल में कितने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन गए? 20,000। 800 जिलों में क्या हो रहा होगा? और सन 50 से लेकर आज तक कितने बने होंगे, कल्पना कर लीजिए। कभी आपने सुना सिंगापुर, जापान, अमेरिका में किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया हो? जोर से बताइए जरा। कभी दुबई में आपने सुना किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया हो? अरब, कुवैत, बहरीन में बनाया हो? 20,000 डॉक्यूमेंट। यह भारत का खतरा है। इसके लिए आप लोगों को, भावी हमारे जो अधिवक्ता हैं, इसके लिए आपको अपना बुद्धि विवेक लगाना है। वकालत से पैसा खूब आता है, अच्छा केस करोगे तो भी पैसा कमाओगे, लेकिन भारत बदले, भारत विश्व सिरमौर बने, भारत विश्व गुरु बने, भारत में सतयुग आए, भारत में राम राज्य आए, भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो, इसकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है अधिवक्ता और अध्यापक। मेरे सामने यहां या तो अधिवक्ता बैठे हैं या तो अध्यापक बैठे हैं।
लगभग यहाँ 95% मुझे लगता है अधिवक्ता अध्यापक है। पूरा फ्रीडम मूवमेंट किसने लीड किया? अधिवक्ता अध्यापक। पूरी दुनिया में समाज को बदलने का काम किसने शुरू किया? अधिवक्ता अध्यापक। चाहे वो चाणक्य ले लीजिए, चाहे वो महात्मा गांधी ले लीजिए, चाहे XYZ, नेल्सन मंडेला से लेकर जगह जगह पूरी दुनिया में जो जो क्रांति हुई उनका इतिहास पढ़ लीजिए। अधिवक्ता और अध्यापकों को जागना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि भारत में न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। अब समाधान क्या है इसका? समाधान बहुत आसान है। मेरे हाथ में कानून दिख रहा है आपको, क्या नाम है इसका? राइट टू एजुकेशन। कहां बना ये? पार्लियामेंट में। अगर ये पार्लियामेंट में बन सकता है तो पार्लियामेंट में बदल भी सकता है। अगर राइट टू एजुकेशन बन सकता है तो इसमें एक शब्द जोड़ के इक्वल, राइट टू इक्वल एजुकेशन भी बन सकता है। राइट टू इक्वल एजुकेशन मतलब वन नेशन वन एजुकेशन। आपका मैं देख रहा था वन सिलेबस लिखा हुआ है। भारत में जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है कम से कम 16 साल तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। भारत की जो पहली आवश्यकता है कि कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े, एक स्कूल में पढ़े, एक किताब पढ़े। भारत में पहली आवश्यकता है कि दशरथ और सुमंत एक साथ एक स्कूल में एक किताब पढ़े। भारत की पहली आवश्यकता है कि मंत्री की बेटे की किताब और संतरी की बेटे की किताब एक हो। भारत में पहली आवश्यकता है कि शिक्षा मंत्री के बेटे की किताब और शिक्षक के बेटे की किताब, कांस्टेबल के बेटे की किताब और कलेक्टर के बेटे की किताब और कप्तान के बेटे की किताब और कमिश्नर बेटे की किताब, पायलट के बेटे की किताब और रिक्शा चलाने वाले की बेटे की किताब एक हो। यह सबसे पहली आवश्यकता है। और भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए और समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा। और भारत में था।